वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं पहले से ही कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो कृपया यूजर सावधानी से इस वीडियो को देखें। तो हेलो भाइयों, सोलो लेवलिंग को देखकर काफी मजे आ रहे हैं, लेकिन मजों के साथ आपके पास काफी क्वेश्चन होंगे और आज उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आखिरकार जुन वो बचा कैसे, लाइक लिटरली वो बंदा बचा कैसे जब इतने सारे जायंट स्टैचूज ने उसको मार दिया था, तो वो बचा क्यों। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो उसको मिस्टीरियस पावर मिली है वो आखिर मिली कैसे है। मैं पहली चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सोलो लेवलिंग मानवा में खत्म हो चुका है। अब उसका बेटा, हमारे जिनु का बेटा सोलो लेवलिंग को आगे ले जाएगा, जैसे हमारे नरूटो का बेटा बरूटो। अरे इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, नरूटो ओजी चीज थी, बरूटो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। एंड तीसरी बड़ी चीज जो हमको हिट बहुत पहले दे दी है, बट आप लोगों को ये चीज पता नहीं है, जिन्होंने इस मानवा को एंड कर रखा है वो सब असली स्टोरी जानते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में सोलो लेवलिंग की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार ये स्टार्ट कहाँ से होती है। एंड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो ज्यादा ही लंबा स्पॉइलर हो जाएगा, आप लोगों को मजा भी तो आना चाहिए। तो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा सोलो लेवलिंग स्टार्ट होता है तब से जब पूरे यूनिवर्स में सिर्फ लाइट और डार्कनेस एग्जिस्ट करती थी। हाँ जी, जब से ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे, जैसा हमको इसमें बताया गया है एनिमी के अंदर, बट तब से जब सिर्फ लाइट एंड डार्कनेस ही एग्जिस्ट करती थी और उस समय एक बीइंग एग्जिस्ट करती थी, वो है ये बंदा जिसको एब्सोल्यूट वन कहा गया है। और यही वो बंदा है जिसने ये सोलो लेवलिंग, ये कह लो जो ये डंजन्स हो गए, ये पावर वाली चीज हो गई, जो इसमें भसड़ है पूरी की पूरी, इस एक बंदे ने स्टार्ट करी थी। क्यों? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में अकेला था, तो इसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बीइंग्स क्रिएट करनी पड़ी। हाँ भाई, यही हमारा द क्रिएटर है जिसने रूलर्स नाम की एक प्रजाति बनाई एंड उनको कहते हैं कि तुम्हें दुनिया को प्रोटेक्ट करना है। और एक मेन बात याद रखना, ये किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है नथिंग से। एंड इसने एक और बींग्स बनाई मोनार्च और उसको कह दिया जाके दुनिया को तबाह करो। लेकिन अब इसने ऐसा क्यों करा कि भाई दो बीइंग बना दी, जिसमें एक को कह दिया कि भाई प्रोटेक्ट कर, दूसरे को कह दिया कि भाई डिस्ट्रॉय कर। और इसका एक सिंपल सा रीजन है, ये एब्सोल्यूट भी बोर हो चुका था। लाइक ये वाकई में एक बोर्ड पर्सन था, इसने इतनी लंबी जिंदगी जी ली थी कि अब इसको एंटरटेनमेंट चाहिए था अपनी लाइफ में। जैसे जब लोग सटिया जाते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, लाइक मेरे को यहाँ पे वो चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से अब वॉर चालू हो गई, रूलर्स वर्सेस मोनार्क। देखो अभी तक एनिमे में इसका नाम तक नहीं आया, बट मैंने आपको तो मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया है। अभी रूलर्स कितने हैं, मोनार्च कितने हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लो, ये जो फाइट थी मोनार्क वर्सेस रूलर्स के बीच की, एक सिंपल गेम थी हमारे एब्सोल्यूट बीइंग के लिए, जिससे वो अपने आप को एंटरटेन करता जा रहा था, एंटरटेन था। एंड इस एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में हमको पहले ही एपिसोड में बता दिया गया है। जब जिनु उस डबल डंजन में जाता है तो वहाँ पर 3 रूल लिखे होते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारा जो रूलर्स थे उनको समझ में आ गया था कि भाई ये वॉर तो ऐसे रुकने वाली नहीं है। तभी रूलर्स अपने एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप मुझको कुछ पावर दे दो जिससे हम इन मोनार्च को खत्म कर दे और उनका सर आपकी कदमों में ला देंगे, जिसके कारण से जितनी भी प्रजातियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। बट एब्सोल्यूट बीइंग ने उसको जवाब दिया कुछ नहीं, लाइक ये कुछ भी नहीं बोला। तो वहाँ पे रूलर्स समझ गए कि भाई ये एब्सोल्यूट बीइंग ही करप्ट है और ये जो कुछ भी कर रहा है ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है, चाहे वो मोनार्क से लड़े या ना लड़े इसको फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के मरने में ही इसको खुशी मिल रही है। जिसके कारण से रूलर्स को ये तो समझ में आ जाता है कि भाई उनका जो एनिमी है वो मोनार्च नहीं है बल्कि हमारी एब्सोल्यूट बीइंग है, इसको अब हमको खत्म करना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भैया रूलर्स मोनार्च के पास गए और उनसे मदद मांगी एब्सोल्यूट बीइंग से लड़ने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन दी एंड मोनार्च हमारे बने ही हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो अगर ये लोग हमारे एब्सोल्यूट बीइंग को मार भी देते हैं तो इनको मोनार्च को मारना ही पड़ेगा फॉर दी सो कॉल्ड पीस। जिसके कारण से अब सारे रूलर्स मान जाते हैं हमारे एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए, मगर उनमें से एक बंदा होता है रूलर्स में जो कि मोनार्च वर्सेस रूलर्स की फाइट में लीड कैरेक्टर होता है, यानी कि यही वो बंदा था जिसके कारण से रूलर वर्सेस मोनार्च की फाइट में रूलर्स हमेशा एक कदम आगे रहे मोनार्च। तो रूलर कह देता है जिसका नाम है ऐशबोर्न कि मैं
एब्सोल्यूट रूलर को नहीं मारूंगा। ये सबसे ज्यादा लॉयल होता है हमारे एब्सोल्यूट बीइंग के लिए, जिसके कारण से रूलर्स वर्सेस, क्योंकि सभी रूलर इस समय मान चुके थे, वो एशबोर्न से फाइट कर देते हैं और बहुत ही गंदी तरीके से उसको हराते हैं। एंड फिर ये लोग जाते हैं हमारे एब्सोल्यूट बीइंग के पास उसको टपकाने के लिए, एंड ये लोग उस चीज में कामयाब हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई बड़ी भयंकर फाइट हुई होगी क्योंकि वो क्रिएटर है, को मार सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने लिटरली अपने हथियार उसके शरीर में गाड़ दिए, उसने उफ तक नहीं करा, वो मारा गया क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट बीइंग था वो क्रिएट कर सकता था, फाइट नहीं। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, जो हमारे डबल डंजन के अंदर रूल्स थे वो रूल्स हमारे सेम लागू होते हैं हमारे एब्सोल्यूट बीइंग पर। इसमें 3 रूल सिंपल से हैं। वर्शिप द एब्सोल्यूट बीइंग, प्राइज द एब्सोल्यूट वन, प्रूव योर डिवोशन टू एब्सोल्यूट वन। तो ये तीनों नियम हमारे रूलर्स ने हमारे एब्सोल्यूट बीइंग के अंदर गाड़ दिए। और अब जो हमारा एशबोर्न था ये मरा नहीं था, लाइक रूलर्स ने इसको मारा नहीं था। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये यही कर दी बिकॉज वो उसको अपना भाई मानते थे या फिर बहन मानते थे। उसका जेंडर तो हमको पता नहीं, नाम से तो हम उसको आदमी ही बोल सकते हैं। अब हमारा एब्सोल्यूट वन तो मर गया, उसी के ही हथियार जो उसने क्रिएट करे थे उसके थ्रू रूलर्स ने मोनार्च पे अटैक करना चालू कर दिया। एंड उन्होंने एक मोनार्च को कैद कर लिया, द किंग ऑफ जाइंट। अरे बड़ा ही अजीब सा भैया वो है बताओ मोनार्च। जब भी कोई इसके पास आता है ये हंसता रहता है, मुझको समझ नहीं आया क्या बंदा था ये। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पर एशबोर्न जब मरते हुए हालात में था तो उसको रियलाइज हुआ कि एब्सोल्यूट वन ने उसके अंदर एक हिडन पावर छुपा कर रखी थी जो कि मरते समय ही अस्तित्व में आई। भाई मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक बड़ा ही क्लिच पॉइंट लगा मुझको इस स्टोरी पर आते आते। और यहाँ से मेरा सोलो लेवलिंग के लिए जो सम्मान था, जो रिस्पेक्ट थी, वो कम होती चली गई कि मरने की हालत में उसको पता चला कि उसके पास ये पावर है और ये एंटेंटी से लड़ता आ रहा है मोनार्च से, तब उसको पता नहीं चला। एंड जो ये पावर है ये आप लोग अब कुछ एपिसोड के बाद तो जरूर ही देखो कि इस पावर का नाम है अराइज, जहाँ पर एशबोर्न मुर्दों को अपनी आर्मी में शामिल कर सकता था। जिन्होंने मांगा पड़ी है इसेकाई वाली, वो इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझो कि नेकोमार जो एक क्लास होती है उसकी पावर उसके पास थी। और ये पावर कितनी ज्यादा ताकतवर है इसके बारे में अंदाजा ये लगाओ, जब बोर हो तो दोनों तरफ की पार्टी के लोग मरते हैं और ये बंदा दोनों ही तरफ के पार्टी के लोगों को कंट्रोल कर सकता था। एंड सेम पावर हमारा जिंगू भी यूज करेगा इन दिस स्टोरी। जब तक ये इस पावर को समझ पाया, जब तक एक फाइट चालू हो चुकी थी रूलर वर्सेस मोनार्च में, जहाँ पर रूलर्स थे वो भैया मोनार्च को कुत्तों की तरह मार रहे थे कि इतना गंदा इन्होंने इनको मारा ना कि भाई डिफरेंट डायमेंशंस में चले गए। लेकिन कहानी यही कद अपनी कहानी पे ट्विस्ट ये आता है जब हमारा एशबोर्न एब्सोल्यूट विन के पास पहुंचता है, ये सोचते हैं कि मैं उनको बचा लूंगा, तो उसको पता चलता है कि हमारा एब्सोल्यूट वन तो टपक गए हो, जिसके कारण से हमारा एशबोर्न अब अगेंस्ट हो जाता है रूलर के। एंड रूलर के अगेंस्ट और कौन है? मोनार्च, उससे हाथ मिला लेता है। अब वोट दोबारा चालू होती है वंस अगेन, जिसमें मोनार्च रूलर्स को हराना चालू कर देते हैं और एशबोर्न भी एक मोनार्च बन जाता है। बट इस फाइट में एशबोर्न कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन चुका था, जिसके कारण से रूलर एंड मोनार्च दोनों ही उससे घबराना चालू हो चुके, या तो ये कहता हूँ कि दोनों की ही एशबोर्न से फटनी चालू हो चुकी थी। जहाँ पर राकिन द किंग ऑफ बीस्ट एंड द किंग ऑफ डीवन, ये दो मोनार्च हमारे एशबोर्न को स्टैब बैक करने की सोचते हैं और जाते हैं एशबोर्न से लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ पर एशबोर्न जीत जाता है। भैया वो एब्सोल्यूट बीस्ट से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इस समय एशबोर्न रूलर्स हो या मोनार्च सबकी फाड़ के रखी थी भाई उसने। बेशक से वो साथ तो मोनार्च नहीं दे रहा था, बदला ले रहा था हमारे एब्सोल्यूट बीइंग के मरने का, बट जब अंदर की पार्टी डरनी चालू हो जाती है तो क्या ही कर सकते हो। और इसी तरह के कारण हमारे राकी एंड डीवन किंग ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वहीं पर हमारा एशबोर्न जीत जाता है, जिसमें वो द डीमन किंग को अडॉप्ट कर लेता है, जस्ट लाइक अराइज, वो उसको ही अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। लेकिन जो राकिन होता है वो भाग जाता है, जहाँ पर हमारे एशबोर्न को भी भाई काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो इस समय कमजोर हो जाता है इस फाइट से। एंड उसी समय हमारे रूलर्स होते हैं वो भी एंटर करते हैं इसी बैटल में, जहाँ पर एशबोर्न बोलता है ब्रिंग इट ऑन, तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। लोंडा हमारा मरने की हालत में है, लेकिन वो उससे बोलता है कि अपन तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर रूलर उससे लड़ने नहीं आए थे, वो आए थे उससे माफी मांगने के लिए। भैया आखिरकार कैसा ही हो, तू हमारा भाई
था। अब तू समझ नहीं पाया भैया हमारे एब्सोल्यूट बिग कितने ज्यादा करप्ट हो चुके थे, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। जहाँ पर रूलर उसको बोलते हैं कि भाई अब लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि हमारा रूलर्स ने मोनार्च की तो मार के रखी थी। बट वही भाई एशबोन बोल देता है कि भैया अगर वो रोकनी है तो मुझको मानना पड़ेगा। जहाँ पर एशबोन जानता था अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो मैं वाकई में मर जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर रूलर नहीं लड़ते और वहाँ से चले जाते हैं सॉरी बोलते हुए, जिसके कारण से हमारा एशबोन भी समझ जाता है कि अब लड़ाई रुकनी चाहिए। बट वो एक चीज साफ साफ कह देता है, जब तक मैं राकेन को नहीं मार दूंगा, जिसने मुझको बैक स्टैब किया है, उन मोनार्च की मैं सही से नहीं ले लूंगा, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। बट जो हमारे राकेन या मोनार्च थी डिफरेंट डायमेंशन में जाके छुपना चालू हो चुके थे, क्योंकि हमारे रूलर्स ने इतनी गंदी फाड़ी थी। नाउ अभी तक तो आप सोलो लेवलिंग की पूरी हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि इसमें अर्थ कहाँ से शामिल होता है। जो मोनार्च होते हैं उनको बनाया गया था वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहाँ पे अब मोनार्च का अगला टारगेट था वो था हमारा अर्थ। जो इस सेम अर्थ है वहाँ पर किसी को भी माना के बारे में या लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मोनार्च हमारे इस वर्ल्ड को इजिली डिस्ट्रॉय कर देते। और ये खबर मिल जाती है हमारे रूलर्स को, जहाँ पर रूलर्स अपनी आर्मी को सेंड करते हैं मोनार्च से लड़ने के लिए। इन दी एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। वही तो उनके बीच में फाइट होती है और पिछता कौन है जिसके पास पावर्स नहीं है। याद रखना इस समय तक ह्यूमंस को माना के बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड ह्यूमंस मर गए। जहाँ पर रूलर्स को एक बात समझ में आती है, काफी बार फाइट करने के कारण, काफी बार का मतलब ये समझना, जब भी ह्यूमंस मरते तो हमारे रूलर्स जो थे वो हमारे एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए हुए एक टूल का इस्तेमाल करते जिसका नाम है द कप ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि टाइम को 10 साल पीछे कर देता। जब मोनार्च अटैक करना चालू कर रहे थे अर्थ पर, सेम टाइम जो हमको सोलो लेवलिंग की स्टोरी बताएगी 10 साल पहले डंजन चालू हुए, यही से वो कॉन्सेप्ट आया है, याद रखना। लेकिन इस टूल का एक ड्रॉबैक है, इसको अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हो, कुछ टाइम तक यूज कर सकते हो। जहाँ पर रूलर्स ने इसको काफी बार यूज कर दिया और अब उनके पास कुछ लिमिटेड टाइम ही बचा था इस टूल को यूज करने के लिए। जहाँ पर अब रूलर्स ने ये सोचा कि अब हम नहीं लड़ेंगे डायरेक्टली और ह्यूमंस को माना से फेमिलियर करा देंगे। अब जब टाइम रिवर्स होता है तो इस बार रूलर्स जो होते हैं वो गेट्स को ओपन कर देते हैं, जिसमें भैया तुम्हारे सारे के सारे मॉन्स्टर आते हैं। ये लोग जाते हैं और उन मॉन्स्टर को हराते हैं और ताकतवर बनते हैं। एंड उन्होंने एक और फैसला लिया कि अब हम लोग अवतार लेंगे ह्यूमंस के अंदर और मोनार्च से फाइट करेंगे। जहाँ पर रूलर्स कई सारे ह्यूमंस को सिलेक्ट करती है उनके अंदर बोन होने के लिए, और अब तक हमारे एशबोन के पास भी उसकी पुरानी ताकत वापस आ चुकी थी। अब लौटने के जख्म भर चुके थे, तो वो भी अपना अवतार ढूंढता है अर्थ के अंदर उसको, क्योंकि भैया बदला लेना है मोनार्च से। लेकिन उसको कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं मिलता है जो उसका अवतार बन सके। अब यहाँ पर एंट्री होती है ऐसे बंदे की जिसके ऊपर काफी ज्यादा मीम बनी है, लाइक सोलो लेवलिंग का एनीमे स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले से मीम बनती आ रही है। वो है हमारा आर्किटेक्ट, वो सेम बिल्डिंग, याद हो जो क्रीपी स्माइल वाला बंदा है ना, हाँ वो यही है। उसने एशबोन को बोला कि मैं तुम्हारे लिए वो बंदा ढूंढूंगा जिसके अंदर तुम बोन हो सको, या जिसको तुम चूज कर सको, या कुछ भी कह लो यार, वो उसके लिए मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एशबोन था उसकी कंडीशन थी कि उसको ऐसा बंदा चाहिए जिसने डेथ को कई बार फेस किया है, लाइक वो डेथ को अच्छे तरीके से जानता है। वहाँ पे एंट्री होती है हमारे जिन्गो की, जो हमारा वेसल बनता है एशबोन का। तो अब आप लोग समझ रहे हो जो सिस्टम है वो क्यों है जिन्गो के पास, वो पावर किस लिए मिली है जिन्गो को, एनी डंजन कैसे स्टार्ट हुए, पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब आप उसको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और सोलो लेवलिंग के ऊपर आपको और भी वीडियो चाहिए, जैसे कि हमारी शैडो आर्मी कैसे वर्क करती है, हमारे ये मोनार्च है ये कैसे बनेंगे, एंड जिन्गो वो कितना ज्यादा ताकतवर बनेगा, या इस सोलो लेवलिंग सब के ऊपर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एंड करके बैठा हूँ, वो भी उसको कई टाइम हो गया है, मैं दोबारा से रीड भी कर लूंगा इन सवालों के चक्कर में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।